जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लास। आज हम साइंस का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जेल पहेली में आए हुए सभी क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। और याद रखें, ये जो साइंस हैगा वो ना केवल जेल पहेली में बल्कि अदर एग्जाम में भी आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम से संबंधित है। तो याद रखिए, इस जो वर्ग के जीव होते हैं ना, इस वर्ग के जीव प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम से संबंधित जो जीव होते हैं, इसमें क्या रहता है कि इन जीवों को आप कौन से जीव बोलते हैं। ये चूंकि टेप वार्म भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फीता कर्मी या टेप वार्म टाइप के जीव कहलाते हैं। और क्या रहेगा, और इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो एक प्लेनेरिया भी रहेगा। ठीक है, प्लेनेरिया भी इनका इनके वर्ग का ही एक एग्जाम्पल है। तो याद रखा आपने कि इनके जीवों को क्या बोलते हैं? टेप वर्म टाइप के जीव बोलते हैं या टेप वर्म बोलते हैं। ठीक है, या फीता कर्मी बोलते हैं। और इन्हीं वर्ग में प्लेनेरिया भी इनका एग्जाम्पल कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इस वर्ग से संबंधित कितने जीव हैं? तो आपने कहा दो प्रकार के जीव है। कौन कौन से? पहला तो दूसरा हो गया और फिर चौथा हो गया। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दूसरा और चौथा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर 2 है कि नहीं है। हाँ, दूसरा और चौथा ही सही आंसर है। हाँ, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें आपको कि क्या क्या और आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो ये याद रखिएगा कि देखिए, प्लेटी हेलमिंथेस जो वर्ग है, इस वर्ग में क्या होता है? एक तो ये फाइलम फाइलम वर्ग में है। और इसमें क्या होता है? इस टाइप के इन वर्गों के मतलब इस प्रकार के जो वो पाए जाते हैं, उनमें क्या रहेगा? इनकी जो प्रॉपर्टियां रहेगी वो कैसी रहेगी? ये चपटे कर्मी होते हैं, इसलिए इसको टेप वार्म भी कहा जाता है ना, चपटे कर्मी भी कहते हैं। और याद रखिए कि इसमें ना केवल मुख पाया जाता है, इसमें केवल मुख पाया जाता है लेकिन गुर्दा नहीं। इसमें केवल मुख पाया जाएगा लेकिन गुर्दा नहीं पाया जाएगा। अच्छे से याद रखिए, मुख पाया जाता है, गुर्दा नहीं पाया जाता है। तो फिर यह उत्सर्जन कहाँ से करते होंगे? मुख पाया गया मतलब भोजन तो मतलब एक प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, परजीवी पौधे होते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं परजीवी रहते हैं, लेकिन मुख तो पाया गया, गुर्दा नहीं पाया गया। तो फिर ये अपना उत्सर्जन कैसे करते होंगे? तो इनके उत्सर्जन के लिए क्या होती है? ज्वाला कोशिकाएं होती है। क्या होती है भाई? इनके उत्सर्जन के लिए क्योंकि अगर गुर्दा नहीं तो फिर उत्सर्जन कहाँ से करेंगे? तो इनके लिए ज्वाला कोशिकाएं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, याद रखेंगे, हम पहले बोल रहे हैं, आप लिख लेना, अच्छी तरह से याद रखना। इनके लिए ज्वाला कोशिकाएं होती है उत्सर्जन के लिए। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना कि इसमें ना श्वसन तंत्र भी उपस्थित नहीं होता है। इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है उनमें श्वसन तंत्र भी उपस्थित नहीं होता है। श्वसन तंत्र भी उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र भी उपस्थित नहीं होता है। याद रखा आपने अच्छी तरह से। और इसके लिए क्या फैक्ट हम आपको बता दें, और क्या रहेगा प्लेट हेलमिंथेस में? चलिए, मतलब ये कुछ कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है। कौन सा? सबसे मुख्य बात कि इसमें मुख पाया जाता है लेकिन गुर्दा नहीं होते हैं। और फिर क्या बताया हमने कि जब गुर्दा नहीं होते तो फिर उत्सर्जन कहाँ से करेंगे? ज्वाला कोशिकाओं से करेंगे, वो आप याद रखिएगा। और भी थोड़ा एक दो फैक्ट और याद रख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका? एक तो प्लेन एरिया हो गया, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद क्या याद रख लीजिए आप? इसमें श्वसन तंत्र भी नहीं है, ये भी हमने आपको बता दिया। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन के लिए, ये भी आपको बता दिया। और चीज़ें जो रहेंगी, हाँ, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूसांग होता है। इनमें क्या होता है? चूसने के लिए अंग होता है। मतलब ये तो परजीवी होते हैं ना, ये परजीवी होते हैं। तो क्या करते हैं जो भी रहते हैं परजीवी, मतलब जिसको भी इनका भोजन बनाना है या जो भी रहता है, तो उनसे चिपकते हैं ना, तो उनसे चिपकते हैं तो उनको चूसने के लिए, मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसे चिपक गए, तो इसको चूसने के लिए इनके क्या होता है? चूसांग होता है, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो और फिर क्या याद रखेंगे इसमें आप कि ये उभयलिंगी टाइप्स के होते हैं ना। ये क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ये जंतु जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना। हालांकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले तो इनके एग्जाम्पल याद रखना। मुख नहीं पाया जाता है, गुदा पाया जाता है। तो फिर परिसंचरण कहाँ से करेंगे? तो ज्वाला कोशिकाओं से करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है इनमें। ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देखना है। चूना पत्थर से मतलब आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियां को अपनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए पृथक्करण विधि कितने प्रकार की होती है। पृथक्करण होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। पृथक्करण का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो इसका है वो क्या होता है? पृथक्करण का मतलब कि अलग अलग करना। पृथक्करण का मतलब अलग अलग करना। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी
पानी डाल दिया और उसी में क्या कर दिया, शक्कर डाल दिया, उस पानी डाल दिया और शक्कर डाल दिया, तो ये पानी शक्कर क्या हो गया, आपस में घुल गए। अब हमें पानी और शक्कर को अलग करना है, पानी और नमक को अलग करना है, या कोई भी ऐसा घोल बना दिया है जिसको अलग करना है, उसको अलग करने का क्या तरीका है, आप रेत में से रेत को और मिट्टी को कैसे अलग करेंगे, ठीक है। आप क्या करो भाई, एक हो गया ये, आप कर दो पानी और रेत को कैसे अलग करोगे, पानी और रेत को अलग कैसे करोगे, ठीक है। एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका गेहूं और कचड़ा को कैसे अलग करोगे, गेहूं के साथ कचड़ा नहीं होता, जब अपन अपनी मम्मियाँ सुपे से फटकार कर करती हैं, तो गेहूं और उसी में जो कचड़ा रहता है उसको कैसे अलग करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अलग करें, इसको अलग करना, इसको, तो इनमें अलग अलग मेथड होते हैं, तो वही अलग अलग मेथड को हम स्टडी करते हैं और उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पृथक करने की कुछ खास विधियां हम आपको बता देते हैं, आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हो गई कौन सी विधि, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कर देंगे भाई, कभी कोई चीज़ अगर मान लीजिए पानी में एकदम पूरी तरह से घुल गया है, तो वाष्पीकरण करेंगे, तो वाष्प के तौर पर, ठीक है, क्या होगा, पानी जल्दी से वाष्पित हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, क्यों, घनत्व के कारण है ना, घनत्वता के कारण पानी जल्दी जल्दी वाष्पित हो जाएगा। तो वाष्पीकरण एक पृथक्करण का रहेगा तरीका। उसके बाद क्या होगा, अपकेंद्रण से, आपने देखा होगा ना, दूध से दही बनाना, दही से दूध, मक्खन बनाना, इस तरह से अलग अलग कर देना, तो वाष्पीकरण हो गया, अपकेंद्रण हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पृथक्करण। पृथक्करण में क्या आता है, फटकार कर जाएगा, ठीक है, छान कर जाएगा, पृथक्करण रहेगा, ठीक है। पृथक्करण करने का तरीका तो वो तो हम बता ही रहे कि अलग करने का तरीका हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या याद रखो, ऊर्ध्वपातन याद रख लो, ठीक है। ऊर्ध्वपातन आप याद रख लो कि ऊर्ध्वपातन कौन सा रहेगा, ऊर्ध्वपातन क्या रहेगा, ये जो ऊर्ध्वपातन रहता है, ऊर्ध्वपातन को हमने गलत लिख दिया क्या, हाँ ऐसे रहेगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन कैसा रहता है भाई, ऊर्ध्वपातन जो रहेगा, ऊर्ध्वपातन मेथड आपने सुना होगा ना, कपूर में ऊर्ध्वपातन मेथड रहता है, कैसा होता है, सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाना, ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदल जाने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदल जाने मेथड को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन विधि, वो याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है भाई, ऊर्ध्वपातन, समझ गया ना। फिर हम बता देंगे कि भाई कैसे क्या काम आता है। तो ये भी एक मेथड होता है कि क्या करते हैं, मान लीजिए कपूर और नमक आपस में मिल गया है, क्या मिल गया है, कपूर और नमक आपस में मिल गया है, तो आप ऊर्ध्वपातन मेथड लगाएंगे, या ऊर्ध्वपातन जो पृथक्करण का सबसे सरल तरीका और सबसे सटीक तरीका रहेगा नमक और कपूर को अलग करने का, है ना, नमक और कपूर को अलग करने का, वो कौन सा रहेगा, ऊर्ध्वपातन मेथड रहेगा। उससे क्या होगा, कपूर उड़ जाएगा, है ना, या फिर कपूर ऊपर हो जाएगा और नमक का नमक बचा रहेगा। इसी प्रकार से जल वाष्पीकरण का अपनाया जाता है, कभी समुद्र से जल निकालना या समुद्र से मतलब पानी से नमक निकालना हो तो वाष्पीकरण अपना लोगे। बहुत सारे ऐसे मेथड रहते हैं जिसका आप प्रयोग करते हो। फिर उसके बाद आते हैं आसवन, ये आपने सुना होगा, प्रभाजी आसवन और आसवन वाला सुना होगा ना, किसमें करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल जब निकालते हैं तो पेट्रोल के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेट्रोल कैसे लिखना है भाई, हम पेट्रोल लिखना भूल गए क्या, पेट्रोल, ठीक है, देख लीजिएगा, हम भूल चुके लगता है पेट्रोल लिखना, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल हो गया और क्या हो गया आपका, डीजल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। इस तरह के जो होते हैं ना, क्या रहता है भाई, इसमें प्रमांजी आश्वन लगता है या आश्वन विधि लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना। फिर निस्पंदन क्या होता है, निस्पंदन आपका आपने देखा होगा, निस्पंदन में कैसा रहेगा, निस्पंदन एक फिल्टर पेपर ले लेंगे, उससे क्या कर देंगे, अरे आपने छन्नी अन्नी देखी है ना, उसी प्रकार से आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे। फिल्ट्रेशन का मतलब या तो आप पेपर की पन्नी लगा दोगे, फिल्टर पेपर लगा दोगे, फिर उसमें से छोटे छोटे जो कण हैं वो ऊपर, बड़े बड़े कण ऊपर रह जाएंगे, छोटे छोटे कण नीचे जाएंगे, इस तरह का मेथड रहता है। तो देखिए अभी आपको सारे मेथड तो आपने समझ ली कि किस किस तरह के मेथड होते हैं, कैसे कैसे पृथक्करण करते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर दिया क्या क्या है, एक तो दिया है चूना पत्थर से संदूषित, है ना, क्या लिखा हुआ है, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण। तो मतलब देखिए चूना पत्थर भी है, नमक भी और जलीय मिश्रण भी है। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे निस्पंदन, क्या लगाएंगे, निस्पंदन। हो सकता है एक जाली लगा देंगे पर पेपर फिल्टर वाली और उस पर डाल देंगे ये पूरा मिश्रण, तो इस पर क्या होगा, चूना पत्थर यहाँ पर रुक जाएगा और बाकी नमक और पानी यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नमक और पानी यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी पृथक करना है। तो चूना तो अपन ने ऊपर रोक लिए, चूना तो अपन ने ऊपर रोक लिए फिल्टर पेपर लगाकर। अब नीचे क्या बच गया, नीचे आ गया पानी और नमक का घोल। नीचे क्या आ गया, पानी और नमक का घोल। ऊपर लगाए थे फिल्टर पेपर तो यहाँ पर रुक गया चूना पत्थर। अब नीचे जो आ गया वो क्या आ गया है, नमक और पानी का घोल। अब इसको अलग कर रहे हैं तो ये चूना पत्थर अलग कर दो भाई। अब बचा क्या, नमक और पानी का घोल। अब नमक पानी के घोल को कैसे अलग करें, अब नमक और पानी के घोल को कैसे अलग करें, नमक पानी के घोल को, तो हम इसको करते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या लगाएंगे, वाष्पीकरण। इस पे कौन सा मेथड लगा देंगे, वाष्पीकरण का मेथड लगा देंगे। इस पे लगा देंगे अपन वाष्पीकरण का मेथड। तो वाष्पीकरण के मेथड से पूरा पानी उड़ जाएगा, वाष्पीकरण के मेथड से पूरा पानी उड़ जाएगा। या फिर हम बोलते हैं इसको कहीं और अलग स्टोर कर लीजिएगा आप,
तो यहाँ पर फिर बच जाएगा नमक नमक। ठीक है, चलिए तो इससे क्या हुआ, आपने कौन कौन सा मेथड लगाया, पहले तो आपने निस्पंदन लगाया अलग करने का, फिर उसके बाद जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण, जो भी जल में मिश्रण बच गया उसका वाष्पीकरण कर दिया, जल वाष्प बनकर उड़ गया, या उसको कहीं और रखना है तो रख लीजिए वरना उड़ा दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिर उससे अलग हो जाएगा। याद रखा आपने कि इसमें कौन सा मेथड लग गया, निस्पंदन और जलीय वाष्पीकरण। तो इस तरह से आप चीज़ों को अलग अलग कर सकते हो। सारे मेथड हमने आपको बता दिया, आप शायद याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, चौथा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक के टीके की खोज कौन करेगा। चेचक कैसी बीमारी है भाई, एक प्रकार से दाग सा हो जाता है और फिर वही बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। तो ये जो दाग है वो बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है मतलब ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है। तो क्या होगा, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक के टीके की खोज कौन करेंगे, एडवर्ड जेनर, ऐसे याद रखिए। उसके बाद आपके पेपर में क्या आएगा भाई, उसके बाद जो बनेगा वो आता है रेबीज के टीके की खोज किसने की। ठीक है, तो रेबीज, रेबीज कैसे होता है पहले आपको याद होना चाहिए। रेबीज होता है कुत्ते के काट लेने से मेनली रेबीज होता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के जानवर के काटने से रेबीज हो सकता है, बंदर काट ले और भी कई जैसे जानवर जो काट ले जिनके काटने से रेबीज हो सकता है। तो रेबीज के जो टीके की खोज करेंगे वो कौन करेंगे, लुई पास्चर करेंगे। ये अच्छे से याद रखना। इसी के बाद टीबी के टीके की खोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीबी के टीके की खोज कौन करेगा। तो टीबी के टीके, टीबी लिखा है ना, तो टीबी किससे चलती है भाई, रोबोट से चलती है। टीबी किससे चलती है, रोबोट से। तो इनके जो खोजकर्ता होंगे वो कौन होंगे, रॉबर्ट कोच होंगे। ठीक है, टीबी रोबोट से चलती है तो रॉबर्ट कोच इनके खोजकर्ता होंगे। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद और क्या याद रखना, टीबी के टीके की खोज हो गया, चेचक का हो गया, और क्या बता दें आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हाँ, एक आता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की। क्या आएगा आपके पास कि पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है। तो पेंसिलिन के खोजकर्ता होंगे, पेंसिलिन के खोजकर्ता होंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये लिख लीजिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके खोजकर्ता होंगे। ठीक है, और भी सारी चीजें रहता है तो आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए याद रखना। उसके बाद चलते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताइए। क्या बोला है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं प्रयोगात्मक इकाई बताइए। तो नेफ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका इसके जो ऑप्शन रहेगा न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या होगा, न्यूरॉन्स। पहले तो आप याद रखिए कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र आपका जो ब्रेन होता है और फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है। ठीक है, ये जो आपका ब्रेन है ऊपर इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना होगा ब्रेन का, और स्पाइनल कॉर्ड्स, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या क्या आता है तंत्रिका तंत्र में, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड्स, या जो नहीं बोलते आप, अरे रीढ़ की हड्डी वाले नहीं बोलते हो, स्पाइनल कॉर्ड्स, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो रहेगा वो दोनों तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं, आप ये बात याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या बात पे याद रखना। ठीक है, न्यूरॉन्स तो हो गया। हाँ, अब आपको पूछा है कि तंत्रिका तंत्र, तो या बोला है तंत्रिका तंत्र बोल दे, तंत्रिका तंत्र बोल दे, या फिर ब्रेन बोल दे। इसकी जो कार्यात्मक मतलब वर्किंग यूनिट जो है वो क्या होती है, न्यूरॉन्स। ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होती है ना, ब्रेन में भी न्यूरॉन्स होती है, तंत्रिका तंत्र में भी न्यूरॉन्स होती है। हाँ, अब ये एक और याद रखिएगा कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किस में होती है, नेफ्रॉन होती है किडनी में। नेफ्रॉन किस में होती है, नेफ्रॉन होती है किडनी में, वो याद रखना। ठीक है, किडनी की वर्किंग यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है, ब्रेन की न्यूरॉन कहलाती है, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर क्या पूछता है, पशुपालन, पशुपालन में शामिल नहीं है। तो पशुपालन में क्या शामिल नहीं है वो याद रखिए। देखिए, पशुपालन में हम प्रजनन भी कराते हैं, जब पशु पालते हैं तो प्रजनन का भी मेथड अपनाते हैं भाई, प्रजनन करवाते हैं, है ना, पशुओं का आपस में। ठीक है, रोग नियंत्रण, उनका रोग भी देखना रहता है आपको पशुपालन में। आप रोग नियंत्रण की भी स्टडी करते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं, कैसे रोका जाए, क्या क्या उनके लिए। फिर उसके बाद सारी चीज़ें प्रोटेक्शन आप यूज़ करते हैं यहाँ पर कि क्या नहीं होना चाहिए, इतने टेम्परेचर में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुर्गियाँ हैं तो इतने टेम्परेचर में से ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो, ये सारी चीज़ें देख कर रखते हैं। आहार देखते हैं कि किसके लिए क्या फूड रहेगा। अगर कोई भी जानवर है वो कभी गर्भ अवस्था में है तो उसको क्या खिलाना चाहिए, कभी नॉर्मल है तो क्या खिलाना चाहिए, बीमार है तो क्या। तो आहार के बारे में बात करते हैं, लेकिन पशुपालन में हम खेती की बातें नहीं करते हैं। तो इसलिए पशुपालन में क्या शामिल नहीं है, खेती की बात शामिल नहीं है पशुपालन में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन बोलता है चालन में माध्यम के कण। ठीक है, बोलता है चालन में माध्यम के कण क्या होते हैं। तो देख लीजिए आंसर, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप जो आंसर देख लें चाहे ना देखें उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चालन में माध्यम के कण क्या होते
हैं। तो चालन में माध्यम के कण क्या होते हैं, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। क्या बोलता है, केवल अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। देखिए चालन है क्या एक्चुअल में, तो चालन है ना, एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलता है, इंग्लिश में बोलता है कि कंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। तीन चीज होती है। ये सब क्या है, ये ऊष्मा के ऊष्मा प्रवाह का मेथड है। ये क्या है, ऊष्मा के प्रवाहित होने का मेथड है। कौन कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तीन मेथड होते हैं ऊष्मा को ट्रांसफर करने के, ठीक है। तीन मेथड से ऊष्मा हीट जो है ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। इसी को हिंदी में हम बोल देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, चालन, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा है। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन को, इसको बोलते हैं संवहन, संवहन, ठीक है। हम थोड़ा लिख दिए तो थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे, पहले तो ये समझ जाओ, ठीक है। चालन, अभी इसके बारे में थोड़ा डीप समझा देते ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो पाए। चलिए इसके बारे में हम डीप बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। पहली तो हो गई चालन, पहली हमने बोल दिया चालन, जिसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है। ओहो, फिर नीचे आ गया ये, चलो कोई बात नहीं, समझ लेना भाई, है ना, ऐसा नहीं देखना कि हम वो कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखें चालन, फिर क्या होता है भाई, एक तो चालन हो गया, एक होता है संवहन, क्या होगा, संवहन। फिर एक क्या होगा, रेडिएशन या विकिरण होगा, ठीक है, रेडिएशन या विकिरण होगा। तो इस तरह को समझना, एक हो गया कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, कन्वेक्शन, ठीक है, सीवी कन्वेक्शन, और रेडिएशन। तीन चीज होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये चीजें हो गया संवहन, चालन और विकिरण। अभी चालन क्या होता है भाई, चालन जो होता है ना, चालन मेनली ठोसों में होता है। किसमें होता है, ठोस में होता है। संवहन गैस, संवहन जो होता है वो किस में होता है, गैस में होता है और द्रव में। जनरली गैस और द्रवों में ही संवहन होता है। विकिरण किस में होता है, जो सूरज का प्रकाश डायरेक्टली पृथ्वी को गर्म कर देता है ना, ये डायरेक्टली किसी वस्तु को गर्म कर देता है। ये माध्यम के कणों को उतना ज़्यादा गर्म नहीं करता है, जितना जिस पर पड़ता है उस पर गर्म करता है। तो सूर्य के प्रकाश से ना, सूर्य के प्रकाश से जो धरती गर्म होती है, जो कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है, वो हो जाता है विकिरण के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम केवल सूर्य लिख दे रहे हैं, फिर समझा देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चालन क्या मेथड होता है वो बता दें कि ये ठोसों में तो होता है, लेकिन चालन मेथड क्या होता है। देखिए हीट ट्रांसफर करने के मेथड हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले चलते हैं अपन चालन पे कि चालन कैसे करता है। तो जो चालन होता है ना, वो क्या करता है, मान लीजिए एक रॉड है, मान लीजिए एक रॉड है, तो रॉड में जब आप यहाँ से आग ही जला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने आग ही जलाया, इस चीज़ को बीकर से यहाँ पर आग ही जला दिया है, तो यहाँ पर रॉड गर्म हो रही है, तो क्या यहाँ से गर्म होते होते डायरेक्टली यहाँ गर्म हो जाएगी, नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली गर्म नहीं होगी। कैसे गर्म होगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ गर्म होगी, जब ये गर्म हो जाएगा तो अपने बाजू वाले कण को गर्म करेगा, यहाँ के कणों को गर्म करेगा, ठीक है, तब तक गर्म करेगा, जब तक गर्म करेगा जब तक ये गर्म ना हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तो अपने बाजू वाले कणों को गर्म करेगा, जब तक गर्म करेगा तब तक ये पूरे पूरे गर्म ना हो जाए। मतलब इन सब की अगर जब समान ऊष्मा हो जाएगी तब आगे चलेंगे, जब इनकी समान ऊष्मा हो जाएगी तब ये आगे जाएंगे। ऐसे करते 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 ही तो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा लास्ट समय आएगा जब ये पूरा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब ये पूरा यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इस तरह से जब इन्होंने ऐसे ऐसे करते 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 गर्म कर दिया, तो इसको बोलते हैं चालन मेथड। कि एक से दूसरे को, मतलब कि आसपास का, ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ छलांग मारे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चालन में क्या होता है, क्या करता है वो, अधिक तापमान वाली वस्तु को कम तापमान वाली को ऊर्जा देती है। जो अधिक तापमान रहता है, मान लीजिए हमने पूरा गोद दिए, यहाँ पर फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये पूरी रॉड है, तो यहाँ वाले के पास ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला हमेशा अपने कम टेम्परेचर वाले को ऊष्मा प्रदान करेगा। और ये बात याद रखें कि ये तब तक यहाँ तक ऊष्मा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक नहीं आगे बढ़ेगा जब तक कि इसकी ऊष्मा और इसकी ऊष्मा बराबर ना हो जाए, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये पूरा बराबर हो जाएगा तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर पूरा गर्म आएगा, ठीक है, तब तक कि पूरी ऊष्मा समान ना हो जाए। तो ये होता है चालन का मेथड। चालन जनरली लोहा, ठोस धातुएं, है ना, इसमें होगा। लोहा, अच्छा एक दो एग्जाम्पल तो माइंड में सेट रखना आपको। तो चालन के लिए आप लोहा याद रखिए कि हमने लोहा बताया था कि लोहा किस तरह से गर्म होता है, ये चालन का मेथड हो जाएगा। अब संवहन के मेथड में चलते हैं। तो संवहन के मेथड में थोड़ा उदाहरण रहेगा ना आपके दिमाग में, तो काफ़ी चीज़ें आपको याद रहेगी। तो अब संवहन क्या होता है, संवहन में जो होते हैं ना, चालन के अणु क्या होते रहे, एक से दूसरे को इर्द गिर्द को गर्म करते रहे, ठीक है, अपने के आजू बाजू के को गर्म करते रहे। लेकिन संवहन में मेथड दूसरा होता है। संवहन में ये पानी आपने भर दिया और इधर पर नीचे लगा दिया, क्या नीचे लगा दिया, आग, नीचे लगा दिया आग, या कोई भी हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए वो। तो ये जो इतना बड़ा बीकर आपने भरा है ना, इतना बड़ा बीकर भरा है, तो इतने बड़े बीकर में ये सब पानी है। ये पूरा इतने बड़े बीकर में क्या है भाई, इतने बड़े बीकर में पानी है। इतने बड़े बीकर में पानी है, तो पानी जब गर्म हो रहा है तो इससे ऊष्मा निकल रही है। सॉरी, अभी कहाँ से ऊष्मा निकाले, हमने तो कुछ और बताना चाह रहे हैं ना आपको। हम आपको बताना चाह रहे हैं संवहन का मेथड।
चलिए, संवहन में एक और प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप बताइए संवहन में सबसे पहले नीचे के अणु गर्म होंगे कि ऊपर के अणु गर्म होंगे। अगर आप एक पानी में बर्तन को चढ़ाए हुए हैं तो पहले नीचे के अणु गर्म होंगे, पहले आपका नीचे का पानी गर्म होगा कि ऊपर का पानी गर्म होगा। तो आप लोग जनरली जल्दीबाजी में बोल देते हैं नीचे का पानी, है ना, जिनको ने पहले नहीं पढ़ा होता है वो बोल देगा जल्दीबाजी में कि नीचे का पानी पहले गर्म होगा, जबकि ये बात गलत है। जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर का पानी गर्म होगा। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, पानी ऊष्मा तो नीचे से जा रही, तो ऊपर का पानी क्यों गर्म हो रहा है? तो संवहन के कारण ऐसा चीज हो रहा है। क्या हो रहा है संवहन के कारण? तो उसको समझते हैं। यहां पर ये नीचे के अणु को गर्म कर रहा है, संवहन ऊष्मा देकर ये नीचे के अणु को गर्म कर रहा है। और संवहन में जो अणु है ये जैसे ही गर्म होते हैं तो ये ठंडी ओर जाना चाहते हैं। ये जो अणु है वो ठंडी ओर जाना चाहते हैं, ये जो अणु है ठंडी ओर जा रहे हैं, ये ठंडी ओर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो भी यहाँ से गर्म ले रहा है अपनी ऊष्मा लेकर, ये नीचे से ऊष्मा लेकर ऊपर की ओर भाग जा रहा है। नीचे से ये अणु लेकर ऊष्मा ऊपर की ओर भागना चाह रहा है, ये अणु लेकर ऊपर की ओर भाग रहा है। फिर जो ऊपर के अणु है वो नीचे आ जा रहे हैं, जो ठंडे अणु है वो नीचे जा रहे हैं, और जो गर्म अणु है वो ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले पानी कहाँ का गर्म होगा? ऊपरी सतह का पानी सबसे पहले गर्म होगा, और नीचे ठंडे अणु आते जा रहे हैं। फिर ये जो आपस में जा रहे हैं ना और आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इनके बीच में टकराव हो रहा है, तो भी पानी गर्म हो रहा है। तो ये सारा चीजें हो रहा है। मतलब आपको जो मेन चीज याद रखना है वो क्या याद रखना कि संवहन में जो अणु होता है वो गतिशील रहेगा, मतलब कि अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ऊर्जा की ओर जाता है, इसीलिए चीज होता है। मतलब प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि कैसा क्या होगा। तो निचले कण ऊष्मा लेकर ऊपर की ओर गति करते हैं, ये बात आप याद रखना, संवहन मेथड में ऐसा होता है। चलते हैं, है ना। आई होप कि आप समझ पाए होंगे जो हमने एग्जांपल समझाया। द्रवों में ज्यादा होता है, इसके लिए पानी याद रखना कि पानी किस तरह से गर्म होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो याद रखना। अब विकिरण क्या मेथड होता है, रेडिएशन क्या होता है। पहले हो गया क्या हो गया, चालन हो गया, कंडक्शन, संवहन हो गया, कन्वेक्शन। अब विकिरण पे चलते हैं, विकिरण, ठीक है, विकिरण पे, है ना, विकिरण नहीं होगा भाई, विकिरण होगा, विकिरण, ठीक है। विकिरण, रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन होता है, इसमें माध्यम का वर्ग नहीं होगा। देखिए चालन में क्या हुआ था, बाजू वाले कण को ऊष्मा दे रहा था, संवहन में डायरेक्टली ऊपर जा रहा था वो, है ना, ऊष्मा लेकर के डायरेक्टली ऊपर जा रहा था, बीच के भी कणों को थोड़ा प्रभावित कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब विकिरण जो होता है, विकिरण ना, मान लीजिए सूरज है, सूरज की किरणें हैं, तो ये डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को, अब यहाँ पर तो वायुमंडल पूरा है, लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, लकड़ी रखी है, लोहा रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये पूरा वायुमंडल, ये पूरा वायुमंडल। तो जो ऊष्मा की किरणें, जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही, तो यहाँ पर जो वायुमंडल है उसको नहीं गर्म कर रही है, उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही है, वो यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट को गर्म कर रही है। मतलब इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन होती है वास्तव में, थोड़ा बहुत देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर विकिरण में क्या रहेगा, विकिरण में ये सीधे ऑब्जेक्ट को गर्म करता है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर ऊष्मा करता है, बीच के माध्यम को ऐसा नहीं कि बीच का माध्यम गर्मा देगा, ठीक है, ये उतना ज्यादा डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट को पड़ेगा उसको ज्यादा प्रभावित करेगा, इसको ज्यादा प्रभावित करेगा जो हीट होगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, विकिरण। इसमें क्या क्या उदाहरण आ जाएगा विकिरण में, और क्या क्या उदाहरण दे देना विकिरण में, उदाहरण दे देना भाई कि जो ऊष्मा, मतलब कि हीटर हो गया, हीटर का जो देखा ना, कॉइल वाला हीटर जो अक्सर रूम में लगा रहेगा, उसके अंदर कॉइल रहती है, इस तरह की कॉइल रहती है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बैठा है, उसको ऊष्मा, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव लगेगा, कोई माध्यम थोड़ी ना इनके बीच में, ठीक है, मतलब कण तो रहेगा लेकिन डायरेक्टली इसको ऑब्जेक्ट को प्रभावित करे ना, तो इसको भी आप विकिरण का मेथड बोल सकते हो। जब आग जल रही हो यहाँ पर, ठीक है, क्या चल रहा हो भाई, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, आग जल रही हो, मान लीजिए यहाँ पर आपकी आग जल रही है, यहाँ पर आपकी आग जल रही है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस आग की जो गर्मी रहेगी इस ऑब्जेक्ट को लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है, भले माध्यम हो चाहे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको ऐसा प्रतीत होगा, तो ये वाला जो मेथड कहलाता है विकिरण कहलाता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को याद रखना है आपको, इस तरह से सारी चीज़ें जो भी आपसे पूछी जाएगी सब आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एक मिश्रण, इस क्वेश्चन को पढ़िए कि ये क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे कैमेटोग्राफी, ये याद रखिए। अभी कैमेटोग्राफी क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझा दें, ठीक है। तो कैमेटोग्राफी क्या होती है वो समझने के लिए आप इसको देखिए कि उसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहले वो याद रख लो, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कैमेटोग्राफी कहाँ लागू होगी, तो याद रखिए इसमें जो विलय है ना, इसमें उन विलयों को अलग किया जाएगा, उन विलयों को अलग किया जाए, उन विलय को अलग किया जाएगा जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। ये बात याद रखिएगा कि इसमें उन विलयकों का अलग किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले। ऐसा नहीं कि अलग अलग विलायक में घुले हैं तो आप उन विलय को अलग करें, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हैं उन विलयों को अलग करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब ये विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, उसके बारे में कर दें। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए विलयन, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए विलयन। विलयन कैसे बनता है, विलायक और प्लस विलय से।
विलायक प्लस हम जो लिख रहे हैं उसको बस सुन लेना और अच्छे से लिख लेना, है ना। विलयन जो होता है किससे मिलकर बनता है, विलायक और विलय से मिलकर बनता है विलयन। अभी विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है। मान लीजिए जैसे आप शरबत बना रहे हैं, तो शरबत जब बना रहे हैं ना, शरबत जब आप बना रहे हैं तो शरबत में विलायक क्या और विलय क्या। तो शरबत में जो विलायक होता है वो आपका पानी होता है और जो विलय होता है वो शक्कर होती है, ठीक है। शरबत में या नमक के घोल में तो जो विलायक है वो पानी होता है, विलय होती शक्कर। इसको याद करने के लिए हम आपको जुगाड़ बता दे रहे हैं। कैसा जुगाड़ भाई, कि जो चीज़ विलायक, विलायक क्या है, ज़्यादा है ना, बड़ा नाम हैगा, तो जो चीज़ ज़्यादा रहेगा वो आपका विलायक कहलाएगा, जो चीज़ कम रहेगा वो आपका विलय कहलाएगा, ठीक है। हालांकि ये होता है कि जो घोल रहे हो वो विलय, कोई बात नहीं, हम आपको केवल जुगाड़ समझा दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए। तो विलायक क्या रहेगा, जो चीज़ ज़्यादा रहेगा वो विलायक रहेगा, जो चीज़ कम रहेगा वो विलय रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरह से कि विलायक और विलय क्या रहेगा, ठीक है। अब और समझते हैं विलायक विलय के बारे में थोड़ा बहुत। क्या समझा दें, पहले तो ये हमने आपको एक जुगाड़ समझा दिया। तो मान लीजिए कल को आपसे बोलता है कि शक्कर में विलय क्या है, अरे सॉरी, शरबत में विलय क्या है, या नमक के घोल में विलय क्या है। तो नमक के घोल में विलय है नमक, नमक के घोल में विलय है नमक। और किस में घोला है, पानी में घोले हो, तो पानी होगा विलायक। मान लो बोलेगा गुथा हुआ आटा, तो गुथा हुआ आटे में क्या रहेगा, गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटे में क्या रहेगा, गुथे हुए आटे में। तो आटा ज़्यादा है तो आटा कहलाएगा विलायक, और पानी कम है तो पानी कहलाएगा विलय, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है ना। और फिर पूछ सकता है ओस में क्या है, कौन विलायक कौन विलय। तो विलायक और विलय के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए, जो हमने आपको बता दी। इसके बाद आते हैं क्रोमेटोग्राफी में। इसको भी हमने बता दिया कि एक ही इनमें उन विलायकों को अलग किया जाता है जो एक ही प्रकार के इसमें सॉरी विलायक बोल दिया हमने, इसमें उन विलयों को अलग किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल्स कुछ याद रख लीजिए। इसके एग्जाम्पल भी आपके पेपर में आ सकते हैं कि कैमेटोग्राफी से क्या क्या चीज़ों को अलग कर सकते हो। तो पहले कैमेटोग्राफी को समझो, जो आपने 10th में कभी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि देखा आपने ये प्रकार क्या, एक पेपर लिया, क्या लिया, एक पेपर लिया, उसमें क्या कर दिया, डाई गिरा दिया, उसमें इंक गिरा दिया। एक पेपर लिया, उसमें डाई या इंक गिरा दिए, उस पेपर को आपने इस पानी में डाल दिए, उस पेपर को आपने इस पानी में डाल दिए। तो जैसे जैसे इस पानी में डाल दिए तो इसमें ना पानी ऊपर चढ़ने लगा, धीरे धीरे इसमें पानी ऊपर चढ़ने लगा। तो जैसे ही इस इंक में आया ना, जैसे पानी इस इंक में आया तो इस इंक से जितने भी रंग है वो पृथक हो गए, इस इंक में जितने भी रंग मिले हैं वो पृथक हो गए। और पृथक होने के बाद इस पेपर से वो रंग ऊपर ज़्यादा चला गया जो रंग पानी में घुलनशील है, वो रंग ज़्यादा अच्छे से पृथक हो पाया, ज़्यादा ऊपर तक चला, ज़्यादा ऊंचाइयों तक चला गया जो पानी में घुलनशील है। तो आपने क्या देखा कि इस पेपर में केवल एक तो थोड़ी सी ऐसे कलर की डाई डाली थी, वो यहाँ पर आके अलग अलग रंगों में फैल गया अपनी उस पेपर में। और कैसे फैला, पानी के गति में, पानी मतलब उस पेपर को सोखता गया, और सोखते 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 ऊपर ऊंचाइयों तक कौन सा रंग गया होगा, जो रंग पानी में ज्यादा घुलनशील है वो ऊपर तक गया होगा। इस तरह से जो कम रहा होगा वो नीचे रह गया होगा। तो इस तरह से वो क्या हुआ होगा, पृथक्करण हो गया, रंगों का पृथक्करण हो गया। अब तुमसे ये पेपर में पूछ सकता है भाई कैमेटोग्राफी में किस किस चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो डाई के रंगों को अलग करने का, डाई के रंग, डाई में जो रंग होते हैं ना, डाई में जो रंग होता है उसका भी पृथक्करण कैमेटोग्राफी मेथड से किया जाता है। प्राकृतिक रंग से पिगामेंट को अलग करने का, प्राकृतिक, याद रखें ये सब एग्जांपल पूछे जा सकते हैं पेपर में। प्राकृतिक रंग से, पूरा लिख लेना, प्राकृतिक रंग से पिगमेंट को अलग करने का, ठीक है। प्राकृतिक रंग से, ठीक है, प्राकृतिक रंग से पिगमेंट को अलग करने का, पिगमेंट को अलग करने का, पिगमेंट को अलग करने का मेथड कैमेटोग्राफी कहलाता है। उसके बाद क्या है इसका उदाहरण, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि रक्त, है ना, रक्त हो जाए, रक्त मतलब ब्लड, और यूरिया, यूरिया मतलब यूरिन या फिर मूत्र। तो इनमें क्या होता है, रक्त या फिर यूरिया से ड्रग्स, कोई ड्रग्स ले रहा है ना, तो ड्रग्स ले रहा है, मान लीजिए पहले से सिगरेट पी रहा है, बहुत पुराने समय से पी रहा है, तो अभी तो उसके पास रहोगा नहीं, तो फिर कैसे पता करेंगे। तो उनके रक्त और यूरिया में कैमेटोग्राफी का मेथड लगा करके आप क्या कर सकते हो, विधि लगा करके उनके रक्त में या यूरिया में कुछ ना कुछ तो ड्रग्स की मात्रा जरूर आई होगी, ठीक है। मतलब इससे पता चल जाएगा कि वो ड्रग लेता है या नहीं लेता है, या ड्रग लिया है या नहीं लिया। तो आपको जो याद रखना, वो याद रखना है कि कैमेटोग्राफी से ही रक्त और यूरिया में ड्रग्स का पता लगाया जाता है। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोलता है कि पुरुष और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई कितनी है। स्वर रज्जु मतलब जो आप बोलते हैं ना, उसके लिए जो स्वर रज्जु रहेगा उसकी लंबाई कितनी है वो। तो आप याद रखना कि ये अप्रॉक्स में, हालांकि इसने तो पूरा राउंड फिगर में, तो अप्रॉक्स में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन आप याद रखें पुरुषों की कितनी होती है, मेल की स्वर रज्जु की लंबाई होगी 20 mm, और पुरुष की क्या होगी, पुरुषों की सॉरी मेल की, मेल को ही तो पुरुष कहेंगे ना, मेल की हो गई 20 mm, और तो महिलाओं की कितनी होगी, मतलब कि वुमेन की कितनी होगी, तो वुमेन की होगी 15 mm।
वुमेन की होगी 15 mm। ठीक है, स्वर रज्जु आप याद रखेंगे कि स्वर रज्जु की लंबाई पुरुषों की ज़्यादा रहेगी, महिलाओं की कम रहेगी। ठीक है, स्वर रज्जु की लंबाई पुरुषों की ज़्यादा रहेगी, महिलाओं की कम रहेगी। ठीक है, पुरुषों की रहेगी 20 mm और महिलाओं की रहेगी 15 mm। इससे और क्या प्रश्न बनता है पेपर में वो समझते हैं। ठीक है, इसमें पेपर में ये भी पूछा जा सकता है आपकी कि जो महिलाओं की आवाज़ सुरीली होती है ना, अधिकतर महिलाओं और बच्चों की आवाज़ सुरीली होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ क्या होती है, पुरुषों की आवाज़ थोड़ी तीव्र हो जाती है, थोड़ी सी वो हो जाती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आवृत्ति रहेगी उतनी सुरीली आपकी आवाज़ रहेगी, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आवृत्ति रहेगी उतनी सुरीली आपकी आवाज़ रहेगी। इसका मतलब पुरुषों की आवृत्ति कम होती है ध्वनि की और महिलाओं की ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ सुरीली होती है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या बोलता है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, तो केवल याद रखने का फैक्ट है, द्विविखंडन मेथड कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, किलोग्राम में परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर है। बहुत ही होशियारी से काम करना, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर ऑप्शन में होता है ना 6.023 इंटू 10⁻23, ना जाने कितने बच्चे तो इसी को आंसर दे देते, क्योंकि वो यही सब पढ़ कर गए हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 यही आंसर दे देते, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों को पढ़ कर गए हैं। अब आपको क्या आंसर देना उस पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको चेंज करते आना चाहिए। आप जानते हो ना, क्या बात जानते हो भाई आप, इसमें आप क्या बात जानते हो, आप ये जानते हो कि 1 ग्राम एटम में, आप सुने हो ना कि 1 ग्राम एटम में, ठीक है, 1 ग्राम जो होता है 1 ग्राम एटम में, ठीक है, हमने बोल दिया, उसको समझ लेना। 1 ग्राम जो एटम रहता है इसमें कितने एटम्स रहते हैं, मतलब आपको पता होगा ना, 1 मोल में कितने अणु होते हैं। एवोगैड्रो संख्या सुना है ना, तो पहले तो याद रखिएगा कि छोटी छोटी बात हमको आपको बता दें कि एवोगैड्रो संख्या किसको कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या किसे कहेंगे, संख्या किसे कहेंगे, ये याद रखिएगा। या फिर ये याद रखना, ये तो एवोगैड्रो संख्या हो गई। या फिर याद रखना कि 1 मोल में कितने अणु हैं। एवोगैड्रो ने ही बताया था कि कभी आप 1 मोल लोगे तो उसमें कितने आपको अणु मिलेंगे किसी भी तत्व के, तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने अणु मिलते हैं एवोगैड्रो संख्या। इसी को आप बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या, और इसी को आप बोलते हो कि 1 मोल में इतने अणु होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको याद है ना कि 1 ग्राम अणु में, 1 ग्राम एटम में कितने अणु रहते हैं, तो आपको याद है 6.023 इंटू, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, ये 10 है भाई, पूरा अच्छे से समझते जाना, जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम में इतने अणु होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने दूसरा बात पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई को क्या बोलेंगे आप, AMT है ना, AMT। ठीक है, ATM नहीं बोलते, ATM करके। चलिए, तो यहाँ पर याद रखना कि 1 ग्राम अणु जो होता है, 1 ग्राम एटम में कितने अणु रहते हैं भाई, कितने एटम रहते हैं आपके, तो इतने एटम रहते हैं, कितने, 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन आपसे इधर पे पूछा गया है किलोग्राम में, आप बताइए कि एक एटम के कितने अणु रहेंगे। देखिए, किलोग्राम 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 किलोग्राम, अगर एटम एटम बोला होता तो आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर ये पूछा होता कि 1 किलोग्राम में कितने एटम, तो आप 6.023 इंटू 10⁻23 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अगर ये पूछा होता 1 किलोग्राम में कितने एटम हो, क्योंकि 1 ग्राम में इतने एटम रहेंगे। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु रहेंगे। तो अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं कितना, कि अब हमको पता करना है कि 1 किलोग्राम में कितने रहेंगे ना, तो और किलोग्राम के रिस्पेक्ट में, तो समझिए बातों को कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिए, ताकि हौच पौच ना हो आपका दिमाग कि कैसा क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप याद रखें कि 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर होता है 1 ग्राम एटम के। ठीक है, पूरा लिख लेना आप अच्छे से, 1 ग्राम एटम के। ठीक है, ये बराबर होता है। तो हमको यहाँ देखना, ये इतने एटम जो होते हैं वो 1 ग्राम एटम में आते हैं। तो यहाँ पर एक जो इतने एटम है वो 1 ग्राम एटम में आते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एक एटम में कितने ग्राम एटम होंगे या फिर कितने ग्राम होगा। ठीक है, तो आपने बोला 1 अपॉन में 6.023 इंटू
10⁻23 बटे में है पूरा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस बात को समझने के बाद एक और बात समझ लो, ये तो पूरा समझ गए ना कि इतने एटम होते हैं, इतने ग्राम एटम में, 1 ग्राम एटम में इतने एटम होते हैं, तो एक एटम में कितने ग्राम होंगे? इतने ग्राम होंगे। एक एटम में कितने ग्राम होंगे? इतने ग्राम होंगे, बटे में है भाई वैल्यू। अब इसको फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या देखने मिलेगा, इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक एटम में क्या देखने को मिलेगा? एक एटम में क्या देखने को मिला? जब आपने एक बटे में क्या लिखा था? 6.023 इंटू 10⁻23 को डिवाइड किया तो आपको देखने को मिला 1.66। यहाँ देखने को डिवाइड कर लीजिएगा, 1.66 इंटू 10⁻24 देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1.66 हो गया है ना, ये 1.66 हो गया है, 1.66 इंटू 10⁻24 देखने को मिला, इतने ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम देखने को मिला, इतने ग्राम देखने को मिला। आपको तो यहाँ पर किलोग्राम पूछा है, तो इसको किलोग्राम बनाने के लिए क्या करोगे? तो ग्राम में है ना, एक एटम, क्योंकि बोला एक परमाणु द्रव्यमान इकाई इतने ग्राम के बराबर होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इसको हम थोड़ा सा अलग लिख दो, जो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको जो याद वो निकाले कैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो एक एटम्स है, एक एटम्स में कितने ग्राम रहेगा? तो 1.66 इंटू 10⁻24 -24 है ना, इतने ग्राम रहता है। एक एटम में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम रहता है। आपसे पूछा एक एटम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो किलोग्राम में करने के लिए इसको क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो। तो देखिए किलोग्राम में जब इसे कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा 1.66 इंटू 1000 से डिवाइड करो, मतलब 3 से डिवाइड करो 3 जीरो से, तो यहाँ पर -3 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि डिवाइड करो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -27। कितना हो जाएगा भाई? -27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -27, 1.66 इंटू 10⁻27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको याद रहेगी ना भाई? 1.66 ये याद रखना है, भूलना नहीं है। कल को ग्राम का पूछेगा तो ग्राम का भी याद रखना कि एक एटम में कितने ग्राम? एक एटम में रहेगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर पूछेगा कितने किलोग्राम, तो किलोग्राम रहेगा क्या हो जाएगा भाई? केवल 27 हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27। आई होप कि आपको ये बात याद रहेगी। हम भाई आपके लिए इतनी मेहनत करें तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना है कि अच्छी तरह से पूरी वीडियो देख लेना है, और सब चीज़ याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पेपर में एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। ठीक है, इतना तो आप याद रखें। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक अपारदर्शी वस्तु को बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत कहाँ रखा जाना चाहिए? तो याद रखें कि वस्तु के बहुत निकट होना चाहिए। मान लीजिए आपने कभी देखा होगा ना, जब अंधेरा अंधेरा रहता है, अंधेरा में जनरली आप देखते होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या मोमबत्ती रखी है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है? ये फिर आ गया, यहाँ पर क्या रखा है भाई? यहाँ पर आपकी मान लीजिए मोमबत्ती रखी है, कुछ भी रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी है। वस्तु के पास आप टॉर्च भी लेके आते हैं कई बार, या फिर मोमबत्ती लेकर आ रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी ज्वाला वाली लेकर आ रहे हैं जो प्रकाश में है, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे कोई टॉर्च हो। ठीक है, कोई टॉर्च हो, जो भी, तो इस पर आप जब भी मार रहे हैं ना, तो इसकी यहाँ कहीं क्या बन रही? परछाई बन रही है। तो इसकी परछाई कब ज़्यादा बड़ी बनेगी? जितना ये जो स्रोत है, कौन सा स्रोत, मतलब कौन सा भाई? जितना ये जो प्रकाश का बिंदु स्रोत है वो इसके जितना नजदीक होगा उतनी बड़ी इसकी परछाई बनेगी, जितना दूर होगा उतनी छोटी परछाई बनेगी। ठीक है, जितना ये जो प्रकाश वाला बिंदु है इसके नजदीक होगा उतनी बड़ी परछाई मिलेगी, और जितना ये दूर होगा उतनी ही छोटी परछाई बनेगी। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो अभी क्या याद रखना है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? वस्तु के बहुत निकट लेके आना है आपको। एक अपारदर्शी वस्तु को देखने के लिए वस्तु के बहुत निकट होना चाहिए प्रकाश बिंदु का स्रोत। ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उस सूक्ष्म जीव को पहचानिए जिसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है। तो देखिए कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है? तो आप सभी को मालूम है या नहीं मालूम है तो याद रखिए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का काम करता है। और पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन होंगे? हमने आपको बताया था ना, आप कमेंट करिएगा अगर आपको याद है तो। अभी ऊपर बताए थे हमने वीडियो में, याद रख के बताइएगा पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है। कोई है, ए से है, फ्ले से है ना, ए और फे नाम आता है उसमें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखना, भूलना नहीं भाई, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, रिवीजन के टाइम बड़ा काम आएगा।
चलिए तो इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या हो रहा है? तो जब भी देखिए धरती है ना, धरती की आप सतह पर हो तो आप गुरुत्व में काम करोगे। धरती के सतह पर आप हो तो गुरुत्व में काम कर रहे हो। धरती से ऊपर जाओगे तो आप गुरुत्व के विधीन काम करोगे और गुरुत्व के विरुद्ध काम करोगे। धरती के नीचे आओगे तो आप गुरुत्व के विहीन का। धरती की परत की ओर जाओगे तो क्या होगा, मतलब सतह की ओर आओगे तो आप गुरुत्व की ओर आ रहे हो, मतलब गुरुत्व के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहे हो, गुरुत्व के और फिर नीचे आ रहे हो तो आप गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहे हो। धरती की सतह के पास जा रहे हो तो मतलब गुरुत्व के साथ काम कर रहे हो। लेकिन विरुद्ध में काम कब करोगे? जब ऊपर जाओगे सतह से या नीचे आओगे सतह के, तो दोनों में ही आप गुरुत्व के विरुद्ध काम करते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, देखो पहाड़ पर चढ़ रहा है ना व्यक्ति, तो पहाड़ पर चढ़ रहा है तो क्या काम करेगा? तो काम करेगा गुरुत्व के विरुद्ध, ठीक है। हमने आपको बता दिया भाई ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन अगर वही ऊपर से नीचे उतरता, वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो गुरुत्व के ओर काम कर रहा है ना, मतलब उस पर गुरुत्वीय बल काम कर रहा है। लेकिन अगर वो ऊपर चढ़ रहा है तो वो गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहा है, ये बात याद रखना। अब ये क्वेश्चन तो भले इसने साइंस में पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको मैथ्स का लग रहा होगा। देखिए क्या बोलता है, 1.25 किलोमीटर की दूरी है, इसको क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 1.25 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का गुणा कर दोगे और 1000 का गुणा करोगे तो आपको उत्तर आएगा 1250 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। हमने आपको इसके पहले भी बताया था इस क्वेश्चन का आंसर कि एक विद्युत इस्त्री है ना, हम आपको हमेशा बताते हैं कि प्रेस रेस का सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं, कौन सी ऊर्जा किसमें हीट होती कन्वर्ट होती है। और हमने कहा केवल ये तो आने वाले क्वेश्चन है, और भी नए क्वेश्चन बनाए जा सकते, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक जो स्त्री है, स्त्री का मतलब वो वाला स्त्री नहीं, ऐसा वाला स्त्री नहीं, स्त्री, ठीक है, महिला वाला स्त्री नहीं, प्रेस वाला, ठीक है। तो एक जो स्त्री है वो क्या किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? जो प्रेस है ना, जो आप कॉइल देखते होगे, आयन होता है, आयन बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक आयन है ना, विद्युतीय इस्त्री। तो क्या करेगा ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो ये बिजली से चलता है, बिजली से चलता और प्रेस करता। प्रेस कैसे करता है? गरम करके ना प्रेस करता है भाई। तो गरम करके प्रेस करता है तो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला? ऊष्मा ऊर्जा में। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपका ऑप्शन हो गया। तो इधर पर तो आयरन पूछा है, इलेक्ट्रिक आयन पूछा है, प्रेस पूछ लिया आपसे। कल को पूछ सकता है कि डायनोमो बताओ, मोटर बताओ, हेडफोन बताओ, स्पीकर बताओ। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लाइट बताओ, सब चीज़ याद होना चाहिए कि कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो आपकी बुकों में नहीं मिल पाता है वो ये मिलता है कि जो आपका हाथ होता है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बताइए जल्दी से, जो आपका हाथ है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है? तो आपको याद रखना है जो अपना हाथ है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है? वो कर रहा है पेशीय ऊर्जा, जो हमारी रहती है मांसपेशियां ना रहती है, तो पेशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता हमारा हाथ। कुछ ना कुछ काम करेगा तो पेशीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम हमारा हाथ करता है। हमारा मुंह कौन सा काम कर रहा है? तो पेशीय ऊर्जा को, ठीक है, क्योंकि पेशियां ना चल रही हैं, पेशीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सारी चीजें, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन से जो आपसे नहीं बनते, इसीलिए हमने हाथ और मुंह का भी बता दिया। कभी ये भी आता तो आपसे बनना चाहिए, बाकी सब तो आपकी बुकों में आप याद रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला इसने कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वो परिवर्तन जिसको पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? केवल रंग में, मतलब उसका ना गुण नहीं बदलता, उसकी आकृति, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें गुण नहीं बदलता, आकृति बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन गुण नहीं बदलता है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है? उनकी पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है। और भौतिक परिवर्तन को पुनः उसको पृथक्करण करने की तरीके लगा के ना पुनः प्राप्त कर सकते हो, उनके जो भी आपने विलय घोले थे जो भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त कर पाना मुश्किल है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भी इसमें आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा ना। कांच का टूटना तो भौतिक परिवर्तन, गिर गया टूट गया, ठीक है। जल में लवण का विघटन ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का बनना, बर्फ का जमना, वाष्प बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और फिर यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और आपके पेपर में मोमबत्ती का भी क्वेश्चन अक्सर आया करता है, क्योंकि मोमबत्ती में दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, ठीक है। मोमबत्ती एक ऐसा एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए जिसमें दोनों प्रक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन कैसे होता है? रासायनिक परिवर्तन ये होता है कि मोमबत्ती का जलना, आपसे पूछा जाएगा मोमबत्ती का
जलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जो जलना रहेगा वो रहेगा रासायनिक परिवर्तन, जबकि मोमबत्ती का जो पिघलना जो रहेगा वो होगा भौतिक परिवर्तन। अच्छी तरह से याद रखना, पेपर में आ जाए तो बनना चाहिए भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या पूछा है, कैथोड और एनोड किरणों के बारे में सही कथन को पहचानिए। तो कैथोड किरणों क्या होता है भाई, इसके बारे में फैक्ट याद रख लीजिए आप, क्या रहेगा, कैथोड किरणें सभी तत्वों के लिए समान काम करती है। जो कैथोड किरणें होती है ना और एनोड किरणें सभी तत्वों के लिए समान कार्य होती है, ये याद रखना। फिर गामा किरणों का क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो याद रखना कि गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। और कभी अगर किरणों के बारे में डीप बताए तो कुछ ज़्यादा समझाएंगे आपको, लेकिन इतना तो आपको याद ही रखना है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन पर देखते हैं कि ये क्या पूछता है कि अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से गलत बताइए। तो गलत देखिए, अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अम्ल के लिए जब भी अम्ल बोलेगा ना तो अम्ल के लिए याद रखना कि हाइड्रोजन आयन का होना बहुत जरूरी है। अगर अम्ल है आपके पास तो अम्ल में होना चाहिए हाइड्रोजन आयन का होना जरूरी है। जबकि क्षार बोल दे तो OH आयन का होना जरूरी है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि अम्ल के लिए हाइड्रोजन और क्षार के लिए OH आयन होता है। उसके बाद दूसरा बताते हैं, दूसरा काम की बात, आप अम्ल के लिए कोडिंग याद रखना ताकि कहीं दिक्कत नहीं होगी। अनिल याद रखना, अम्ल के लिए क्या याद रख लेना, एक कोडिंग याद रख लेना, अनिल। अनिल का मतलब क्या हुआ, लिटमस पेपर का बहुत पेपर में पूछा जाता है। अनिल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अनिल का मतलब आ से क्या हो जाएगा अम्ल, ना से क्या हो जाएगा नीला, ला से क्या हो जाएगा लाल। इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है भाई, अनिल को अच्छी तरह से याद रखना, अनिल, ठीक है। अनिल को याद रखेंगे, अनिल नाम लड़का नहीं सुना क्या आपने, ठीक है। तो आ से अम्ल हो जाएगा, ना से नीला हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो आई होप कि आपको वो कोडिंग भी याद होगी, सारी चीजें ना। फिर से हम लिख देते हैं अनिल। अनिल का मतलब अम्ल की बात हो रही, ना से नीले लिटमस पेपर को ला से लाल कर देंगे। आ से अम्ल की बात हो रही, ना से नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। जब एक चीज क्लियर हो गई तो दूसरा तो क्लियर हो ही जाएगी ना। दूसरा क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। दूसरा क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। मान लो कल को पूछता है कि क्षार क्या करेगा, तो क्षार जो करेगा वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, जो अम्ल करेंगे वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। आई होप कि ये बात आपको याद रहेगी। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोलता है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनों का उपयोग खालिस्तान को तैयार करते हैं। तो देखिए क्या तैयार करते हैं पौधे, प्रोटीन को तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं पौधे जो होते हैं वो किसको तैयार करते हैं, प्रोटीन को तैयार करते हैं। और ये भी याद रखना कि पौधे जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, नाइट्रस के रूप में या नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रस या नाइट्रेट के रूप में वो नाइट्रोजन को लेते हैं। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से याद रखना। अब चलते हैं कि अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने याद रख लिया ना, सभी चीज़ें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किसके रूप में, नाइट्रेस या किसके रूप में लेते हैं, आपके नाइट्रेट या नाइट्रस के रूप में लेते हैं। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में। अब आपका, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड है तो बस का वेग बताइए। पहले तो आप बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटे समय अंतराल। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटे समय अंतराल। तो त्वरण कितना दिया है, त्वरण आपका, हाँ, त्वरण में अगर कमी होती है तो उसको मंदन बोलते हैं। याद रखना, त्वरण में कमी होती है तो उसको मंदन बोलते हैं। त्वरण में कमी होती है तो उसको मंदन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर मंदन वोकैब यूज किया गया है। तो मंदन को रख देंगे 5, इसका मतलब त्वरण में कमी हो रही, बस ये बता रहा है और कुछ नहीं। वेग का मतलब क्या हो जाएगा, वेग तो आपको निकालना और समय कितना है 10 सेकेंड, रख दिया। तो v बराबर में कितना आ गया, 10 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 50 हो गया। v का आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर पर सेकेंड आपका ये है, ठीक है। -50 नहीं लिख देना, केवल हम ये बताते हैं मंदन लिख दिया है ना, यहाँ पर मंदन लिख दिया है, इसका मतलब यही हुआ कि कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है, वो आपको यही बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए, वरना जल्दीबाजी में कई लोग होशियार जो होंगे वो माइनस भी कर दें। तो पॉजिटिव का 50 होगा, ठीक है। आप इस तरह से बातों को याद रखना। उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत सारा नॉलेज लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह आप डेली पढ़ते रहें, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छी तरह से सब चीज़ों को सीखें, जो भी डाउट हो हमको बताएं। चलिए, तो जय हिंद। और वीडियो